पूर्वांचल भारत न्यूज़ की टीम आज दक्षिणांचल के जयपालपार में मौजूद है और हम जहां खड़े हैं वह अमरावती देवी महाविद्यालय है। काफ़ी पिछड़ा इलाका है, गोरखपुर का दक्षिणांचल इलाका है। और मैं बता दूं, इस विद्यालय की स्थापना वर्ष 2015 में हुई और आज जो स्थितियां इस विद्यालय की कि बच्चों की संख्या लगातार वृद्धि होती रहती है। हमेशा यहाँ पर केंद्र बनाए जाते हैं, बच्चे परीक्षाएं देते हैं। बाकी यहाँ अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं मौजूद हैं, तैयार किए गए हैं जिससे बच्चों को बेहतर शिक्षा प्राप्त हो सके और प्रयोग का सही उचित उनको ज्ञान प्राप्त हो सके। विद्यालय नित्य नए अपने मतलब अध्यापकों के और यहाँ के शिक्षकों प्रवक्ताओं के जरिए जो क्षेत्र में शिक्षा में अलग जगा रहा है, यह काफ़ी सराहनीय है। इसको लेकर हम आज बात करेंगे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर सर्वेश दुबे जी से और जानेंगे शिक्षा के कई मुद्दे पर उनसे बातचीत होगी। जानेंगे क्या उनके विचार हैं, बच्चों को किस प्रकार की यहाँ शिक्षाएं दी जा रही हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं। और मैं बता दूं आपको, इस महाविद्यालय की प्रबंधक श्रीमती निर्मला दुबे जी हैं, मौके पे मौजूद नहीं हैं और हमारी कोशिश रहती, अगर वह मौजूद रहती तो कोशिश रहती उनसे भी इस मुद्दे पे बात होती विद्यालय के बारे में। तो आइए मिलते हैं सर डॉक्टर सर्वेश दुबे जी से। तो हमारे साथ हैं विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर सर्वेश दुबे जी। बात करेंगे शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न बिंदुओं पर और यहाँ शिक्षा की स्थितियाँ क्या है। सर स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद गहलोत जी। सबसे पहले सर पहला सवाल हमारा ये है कि इस विद्यालय की स्थापना वर्ष 2015 में हुई, यहाँ के लोगों ने जानकारी दिया, क्या स्थिति है और तब के और अब के में क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्या दिखाई देता है? देखिए, जब हमारा महाविद्यालय 2015 में ये खुला, शैक्षणिक गतिविधियों में ये क्षेत्र बड़ा पिछड़ा हुआ था जी। शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, नवीन शिक्षा पद्धति से उन्हें परिचित कराने के लिए और साथ में उन्हें शिक्षा के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की जानकारी दे करके उनके व्यक्तित्व का विकास करवाना, ये कमी यहाँ महसूस हो रही थी। उसी उद्देश्य के चलते 2015 में इस महाविद्यालय की स्थापना हुई और ये महाविद्यालय जब से स्थापित हुआ, इस क्षेत्र के लोगों का सहयोग हमें मिला और 2015 से निरंतर अब तक हमारी सारी सीटें फुल हो जाती हैं। हमारे यहाँ 3 फैकल्टी चलती है, बीए, बीकॉम और बीएससी। हमने शिक्षा के क्षेत्र में नवीन प्रयोग करते हुए इस पिछड़े क्षेत्र में बच्चों के विकास के लिए, उनके व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए एक टीम वर्क से पूरा महाविद्यालय प्रयत्न करके उनके विकास के लिए कृत संकल्पित है। जो फैकल्टी बता रहे हैं बच्चों के लिए जो सुविधाएं हैं, प्रायोगिक जो लैब बने हुए हैं अत्याधुनिक, तो कैसे मैनेजमेंट हो पाता है सर इस तरह से? मतलब बच्चों को बेहतरीन अवसर जो प्रदान हो रहे हैं या शिक्षित जो शिक्षक हैं, तो बेहतर शिक्षक में कई जगह देखा जाता है कि मानदेय पर रखे गए शिक्षकों की व्यवस्था, जो उनकी दशा है जो शिक्षा देने की, हालांकि मैं पूरी तरह से नहीं अपनी बात रख पा रहा हूं, हालांकि आप समझ भी रहे हैं। तो कैसे मैनेजमेंट हो पाएगा इस तरह से होता है? देखिए, राधा कृष्णन जी ने कहा था, किसी भी विद्यालय की जो पहचान होती है उसमें कार्यरत शिक्षकों के चरित्र और ज्ञान से होती है। महाविद्यालय या विद्यालय के स्ट्रक्चर से नहीं होता है। तो मेरा सबसे पहला लक्ष्य था कि उच्च शिक्षित जो विश्वविद्यालय का मानक है, उस मानक के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति करना। जी। जो विश्वविद्यालय की न्यूनतम अर्हता है नेट या पीएचडी क्वालिफाइड, हमने जो है उस अर्हता को, न्यूनतम जो मानक है, उस मानक पर जो खरे उतरे, जिनके पास वो डिग्री रही, उनको हमने इस महाविद्यालय में रखा शिक्षक के रूप में। और वो शिक्षक हमारे, चाहे बीकॉम फैकल्टी हो, चाहे स्नातक कला संकाय बीए की फैकल्टी हो या बीएससी फैकल्टी हो, सारे उच्च शिक्षित शिक्षक जो नेट या पीएचडी हमारे यहाँ कार्यरत हैं, वो अपने ज्ञान के द्वारा बच्चों के ज्ञान को विकसित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। लॉकडाउन का समय, ये तीसरी लहर आने वाली है, बच्चों की तैयारी किस ढंग से हो पाएगी या फिर क्या उन्हें सलाह देना चाहेंगे बच्चों के बारे में?
देखिए, लॉकडाउन में जी शिक्षण व्यवस्था तो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई है। बच्चों की शिक्षा ऑनलाइन हम लोग दे रहे हैं। देहात क्षेत्र में चूँकि सभी बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं है, स्मार्टफोन के अभाव में उनकी शिक्षा सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है। लेकिन फिर भी जितने दिन लॉकडाउन में क्लासेज चले हैं, उतने दिन हम लोग बच्चों को पूरी तरह से कम समय में कैसे पूरे कोर्स को कंप्लीट करके उनका जो है भविष्य उज्जवल किया जा सके, इसके लिए हम लोग कार्य किए और बच्चों को कम समय में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग पढ़ा पाए, बच्चों को पढ़ाए। और जो है उन्हें नए सत्र की परीक्षाएं होने वाली है 27 जुलाई से। चूँकि कोरोना में परीक्षाएं नहीं हो पाई हैं, तो वो परीक्षाएं जो है बच्चे कैसे पास करें, परीक्षा का पैटर्न भी बदल चुका है। सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव आएंगे। हम बच्चों को पुनः बुला रहे हैं, बच्चों को नए पैटर्न से अवगत करा रहे हैं, ताकि वो परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करके उत्तीर्ण कर सके परीक्षा। सर, इंटरमीडिएट के बच्चे जो प्रमोट किए गए हैं, काफ़ी कठिनाई होती है अभिभावकों को भी और बच्चों को भी। विषय जब स्नातक में प्रवेश लेते हैं तो विषय चुनने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो क्या सुझाव है कि किस तरह से विषयों का चयन करें, फिर कैसे क्या देखिए, करें? ग्रामीण क्षेत्र में ये बहुत बड़ी दिक्कत थी। जी सबसे बड़ी दिक्कत हम लोग जब स्नातक की कक्षाओं में यहाँ के जो बच्चे हम लोगों को मिलते थे, बीए का बच्चा पढ़ रहा है, वो राष्ट्रपति का नाम नहीं जानता था, प्रधानमंत्री का नाम नहीं जानता था। कोई कोर्स उसे पढ़ाया जाता था तो जो सामान्य जो कक्षा 6 से 8 तक 9, 10, 11, 12 में जो बेसिक जानकारी होनी चाहिए थे, उस जानकारी से बच्चे बिल्कुल अपरिचित थे। जी तो आगे पढ़ाने में बीए में दिक्कत होती थी। बच्चे पीछे का कोर्स चूँकि जानते नहीं थे। हम लोगों ने अनुभव किया कि जो बच्चे हमको इंटरमीडिएट उत्तीर्ण करके मिल रहे हैं, उनका बेस कमज़ोर है। जी तो इसके लिए हम लोगों ने लक्ष्य रखा कि क्यों न एक इंटर कॉलेज की भी स्थापना की जाए। हमने प्रबंधक जी से अवगत कराया कि सर, क्षेत्र के जो बच्चे मिल रहे हैं, प्रतिभा तो उनमें है, काफ़ी प्रतिभाशाली हैं सर, तो यहाँ बातें करते हैं। लेकिन प्रतिभा तो है जी। लेकिन उन्हें जो है उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए उचित अवसर नहीं मिल पा रहा है। जी। कोई जो है अच्छा उनको शिक्षक नहीं मिल पा रहा है। तो बगल में हम कहेंगे थोड़ा सा, ये हमारा इंटर कॉलेज भी आप दिखा लें, एडी पब्लिक स्कूल जयपाल पार, इसकी भी स्थापना पिछले वर्ष की गई है। इसका उद्देश्य यही है कि इंटरमीडिएट के बाद जो हमको बच्चे मिलें, जो बेस होता है प्राइमरी टू 12 तक, जी उनका बेस हम लोग इतना मजबूत कर दें, नींव इतनी मजबूत हो जाए कि उस मजबूत नींव पर हम जितना बड़ा से बड़ा मकान खड़ा करना चाहें, बिल्डिंग बनाना चाहें, बना लें। तो उस नींव को मजबूत करने के लिए एडी पब्लिक स्कूल की स्थापना हुई है। मैं इस क्षेत्र के लोगों से अपील करना चाहूँगा, जिस प्रेम और स्नेह से आप हमारे महाविद्यालय में बच्चों को भेजते हैं, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, उनकी बुनियाद को मजबूत बनाने के लिए आप हमारे एडी पब्लिक स्कूल में भी बच्चों को भेजें। और वहाँ से बच्चे जब आते हैं तो उनके व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास के लिए हमारे यहाँ राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई भी संचालित होती है। और कोर्स के साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करना। जैसे जो हमारे परंपरागत कोर्स हैं, परंपरागत कोर्स में हम शिक्षण गतिविधियों तक ही अगर सीमित हैं, बच्चों को केवल हम कोर्स पढ़ा देते हैं, तो वो बच्चा आगे चल कर के कन्फ्यूज होता है कि हम क्या करें। हम कैरियर एडवांसमेंट कोर्स भी एक तरह से संचालित करते हैं। बच्चा अगर बीए कर रहा है तो उसे आगे कौन कौन सी संभावनाएं हैं, वो क्या कर सकता है। अगर वो बीकॉम कर रहा है तो वो क्या कर सकता है, बीएससी कर रहा है तो वो आगे क्या कर सकता है। तो 3 साल का ये जो समय है, इस 3 साल में हम उसे आने वाले समय की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी तैयार करते हैं कि स्नातक के बाद बच्चे को कहीं से ये चिंता न रहे कि हमको किस सेक्टर में जाना है। क्या इसके लिए अलग क्लास संचालित की जाती है? बिल्कुल बिल्कुल, अलग से उनके व्यक्तित्व विकास के लिए सामान्य अध्ययन की हम कक्षाएं संचालित करवाते हैं। जो भी बच्चा उसमें बैठना चाहे जाकर के बैठे, और सामान्य अध्ययन के जो भी हम जीवन में किसी भी क्षेत्र में कोई भी प्रतियोगी परीक्षा में बैठते हैं
तो जनरल स्टडीज का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जी। भूमिका होती है और उससे हमारे बच्चे अनभिज्ञ हैं। जनरल स्टडीज़ से बिल्कुल वो परिचित नहीं हैं, हम उससे परिचित कराते हैं, हमारे बच्चे परिचित होते हैं। और मैं आपको बताते हुए मुझे आपको बहुत खुशी हो रही है कि हमारे महाविद्यालय में अध्ययनरत पास आउट हुए, 2015 में महाविद्यालय खुला, 18 में हमारा पहला बैच पास आउट हुआ। 18 के बाद से लेकर के अब तक हमारे तमाम लड़के और लड़कियां महाविद्यालय में जो अध्ययन किए हैं वह विभिन्न सेवाओं में चयनित हो चुके हैं। वो फ़ोन करते हैं, आते हैं, मिलते हैं, बड़ी खुशी होती है और वो कहते हैं कि सर आपने, महाविद्यालय परिवार ने हम लोगों को व्यक्तित्व के विकास के लिए जो अवसर दिया उसका लाभ हमें ये मिला कि जैसे ही हम यहाँ से निकले हमने कंपटीशन बीट किया और हम फला सर्विस में आ गए। अभी वर्तमान की स्थिति क्या है, जैसे एडमिशन को लेकर के या फिर कुछ सूचनाएं हों क्षेत्रीय बच्चों के लिए कि कैसे? एडमिशन देखिए, प्रवेश प्रारंभ हो चुका है और इस क्षेत्र में यहाँ के लोगों का जो अपार स्नेह और विश्वास हमें मिला, हमने जो गुणवत्ता युक्त शिक्षा दी, उस शिक्षा का प्रभाव ये पड़ा कि अभिभावकगण, विद्यार्थीगण पूछते हुए आते हैं कि प्रवेश कब से शुरू होगा और लगभग जुलाई लास्ट तक जाते जाते हमारी सारी सीटें भर जाती हैं। मैं 3 साल स्थित हमारे यहाँ ये 15, 16, 17, 18 तक कि 30 जुलाई के बाद मैं प्रवेश नहीं ले पाता था जी। मुझे बाहर बोर्ड लगाना पड़ता था कि प्रवेश समाप्त हो चुका है, सीटें भर चुकी हैं जी। तो उस स्थिति में मुझे बड़ी तकलीफ़ होती थी। तो मैं बच्चों से कहता था कि समय से आप प्रवेश ले लें, नया सत्र शुरू हो चुका है, बच्चों की मार्कशीट लगभग 1 सप्ताह में आ जाएगी। हमारे यहाँ बीए में भी, बीकॉम में भी, बीएससी में भी प्रवेश प्रारंभ हो चुका है। जो भी बच्चे अपने व्यक्तित्व के विकास के साथ साथ उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, उनका मेरा महाविद्यालय परिवार स्वागत करता है। वो आएँ, हमारे महाविद्यालय में प्रवेश लें और अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास वो करें। सर, मेरा सबसे आखिरी सवाल है, यहाँ के जो बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले होनहार हैं, उन्हें लगता है कि अपने गोरखपुर में तैयारी करने के लिए उचित संसाधन मौजूद नहीं है। अपने ही यहाँ के बच्चे इलाहाबाद भागते हैं, कानपुर भागते हैं, लखनऊ भागते हैं। कितने सहमत है इस बात से या फिर क्या लगता है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल। आपका प्रश्न बहुत ही यथार्थ प्रश्न है। ग्रामीण परिवेश में तो ये बहुत बड़ी समस्या है जी। और ग्रामीण परिवेश में एक चीज़ मैंने ये भी अनुभव किया कि बहुत अभिभावक ऐसे हैं जो आज के समय में बच्चे को बाहर शिक्षा ग्रहण करने के लिए नहीं भेज सकते हैं। उनकी आर्थिक स्थिति वो नहीं है कि वो अपने बेटे को या बेटी को इलाहाबाद या गोरखपुर या दिल्ली तैयारी करने के लिए भेज सकें। उनकी स्थिति उस तरह की नहीं है और ये भी स्थिति नहीं है कि वो गोरखपुर विश्वविद्यालय या शहर में ही बच्चे को पढ़ने के लिए भेज सकें। उनके पास विकल्पहीनता की स्थिति कि हम बच्चे को कहाँ भेजें जहाँ अच्छी पढ़ाई हो, बच्चे के व्यक्तित्व का विकास हो। तो इस कमी को महसूस हम लोगों ने किया और इस महाविद्यालय की स्थापना इसी उद्देश्य से की भी गई। लाभ कमाना इस महाविद्यालय का उद्देश्य नहीं है। इस क्षेत्र के पिछड़ेपन को देखते हुए, इस क्षेत्र के अभिभावकों की उस परेशानी को देखते हुए हमने एक ऐसा विकल्प दिया है कि बच्चे सुदूर स्थानों पर न जाएं, वो आएँ यहाँ 3 साल में स्नातक की शिक्षा जब तक वो ग्रहण करते हैं। मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि मैं उनके फंडामेंटल नॉलेज के साथ साथ उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए हमारे जो समस्त शिक्षक मिल कर के प्रतियोगी परीक्षाओं की विशेष जो तैयारी करवाते हैं, उस कमी को पूरा किया जा सके और स्नातक निकलने के बाद स्वाध्याय से या फिर थोड़ा सा गाइडलाइन 1 आध साल और कहीं ले करके वो तुरंत जो है किसी कहने का। सर, आप पेशे से शिक्षक हैं और कई मुद्दों पे गंभीर बातें हो सकती हैं। बात विद्यार्थियों की है, किशोरावस्था के बाद बच्चे स्नातक में अपना एडमिशन लेते हैं।
तो देखा जाता है कि यह उम्र बड़ी कहा तूफानी अवस्था भी कहा जाता है। ऐसी स्थिति में जो नए परिवेश के जो आधुनिक बच्चे हैं, जो मॉडर्न तो हैं ही, हाथ में मोबाइल और बाकी ईयरफोन वगैरह, जो अभी अपराध की तरफ कई जगह देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा इन्हीं बच्चों के नाम आते हैं। तो इस पे क्या विचार है आपका कि क्यों इस तरह का होता है? देखिए, गंभीर समस्या है, हाँ, सामाजिक बिल्कुल समस्या ये है। समस्या है। इसके लिए बच्चों के माइंड को वॉश करने की ज़रूरत है। कहीं न कहीं से उन्हें कोई समझाने वाला नहीं है। या तो अभिभावक नहीं समझा पा रहा है, या तो बच्चा खुद नहीं समझ पा रहा है। हम ऐसे बच्चों को, हमारे यहाँ भी इस तरह के हालांकि एक बात और क्लियर करूं, ये बच्चे जो हैं काफ़ी उच्च घराने के बच्चे हैं। हाँ। मतलब कहीं अधिक पुलिस अधिकारी के बच्चे हैं, तो कहीं शिक्षक के बच्चे हैं। हालांकि ये बहुत निचले तबके के भी नहीं हैं। स्थितियां कहाँ विकट हो रही हैं या फिर कहाँ कंट्रोल किया जा सकता है? आपने कहा कि किशोरावस्था आंधी और तूफान की अवस्था होती है। तो उसी आंधी और तूफान को जो गलत दिशा में जा रही है, उसी गलत दिशा को तो रोकने का ये महाविद्यालय कार्य करता है। उसे हम गलत दिशा में नहीं जाने जाते। उसकी ऊर्जा को निगेटिव स्थान पर जाने की बजाय हम लोग पॉजिटिव दिशा में मोड़ देते हैं। और वही बच्चा, ऐसे बच्चे आते हैं, उनके अभिभावकों को भी जो है संतोष होता है कि हमारा बच्चा महाविद्यालय में गया, क्यों ऐसा परिवर्तन हो गया। उन बच्चों के मनोविज्ञान का अध्ययन करते हुए, आप भी बीएड किए हुए हैं, एजुकेशन साइकोलॉजी सब्जेक्ट जो है, बच्चों के मनोविज्ञान को समझते हुए हमें उन्हें मोटिवेट करने की ज़रूरत है। और उनकी ऊर्जा को जो वो व्यर्थ में खर्च कर रहे हैं, उसे सकारात्मक दिशा में बस दिशा दे देने की ज़रूरत है। बस दिशाहीन है, उन्हें दिशा दे देने की ज़रूरत है। और वो काम मैं व्यक्तिगत रूप से, मैं महाविद्यालय का प्राचार्य हूँ, हमारे शिक्षकगण तो ये काम करते ही हैं, लेकिन मैं स्पेशली बच्चों को, विशेष करके जब हमारा राष्ट्रीय सेवा योजना का जो 7 दिवसीय शिविर लगता है, कैंप लगता है, उन 7 दिनों में तो मुझे लगता है कि 365 दिनों का कोटा हम 7 दिन में पूरा कर देते हैं। और जो बच्चा ऐसा लगता है कि हम गलत दिशा में जा रहे थे, वो खुद 1 ही 2 महीने में वो स्वयं आकर के कहता है कि सर, हम जो है अब अपनी दिशा को बदल चुके हैं, और आप लोगों ने हम लोगों के व्यक्तित्व के विकास के लिए जो कार्य किया है, हम लोग यहाँ पर आए, हमें सही दिशा मिली, और इसके लिए हम आप सभी लोगों के आभारी हैं। ऐसा बच्चे कहते हैं, अभिभावक भी आते हैं, ऐसा कहते हैं। तो खुशी होती है कि हम लोग जो परिश्रम कर रहे हैं, जिस लक्ष्य से इस महाविद्यालय की स्थापना हुई है, उस लक्ष्य को हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। सर, पूर्वांचल भारत न्यूज़ को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गहलोत जी, बहुत बहुत। तो आप रहे प्राचार्य डॉक्टर सर्वेश दुबे जी। आगे भी हम ऐसे कई हस्तियों से आपसे रूबरू कराते रहेंगे, उनके विचारों से अवगत कराते रहेंगे। जुड़े रहिए पूर्वांचल भारत न्यूज़ से।